हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है कंप्यूटर शिक्षा। इसका जो 2021 में पेपर आया होता है उसको सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो मान के चलिए 50% तो आपकी तैयारी ऐसे ही हो जाती है थोड़े से क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करके। तो चलते हैं, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं जो 1 to 5 होते हैं। उसके बाद आपके 6 to 11 अति लघु उत्तरीय टाइप हो जाते हैं और उसके बाद आपके 12 to 18 लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। सबको सीरियल वाइज सोल्यूशन करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं तो कितने व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं? 2 व्यक्ति कर सकते हैं, 10 व्यक्ति कर सकते हैं, या 64 व्यक्ति कर सकते हैं, या असंख्य व्यक्ति कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, असंख्य का मतलब तो ये हो गया अनलिमिटेड, जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हो जाता है ना। और 64 व्यक्ति ये भी नहीं सही है। तो मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति और 10 व्यक्ति हैं, तो उस तरह से आपका 2 व्यक्ति या 2 से अधिक, तो दोनों ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। लेकिन 2 ऑप्शन पे तो आपको टिक नहीं करना है, टिक तो आपको एक ही क्वेश्चन पे मतलब आपको एक ही ऑप्शन पे करना है ना। तो 2 व्यक्ति या 2 से अधिक, और आप अति लघु में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 2 या 2 से अधिक। बाकी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी गूगल करके भी आप लोग देखिएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया कब आया? 1930 में, 1945 में, 1940 में, 1950 में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है 1945 हो जाता है, यानी कि दूसरा, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है IBM 701 स्टार 1000, IBM 360 सीरीज या लैपटॉप। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, अब देखिए कितना चलन है लैपटॉप वगैरह इन सभी चीज़ों का, तो इसमें लैपटॉप हो जाता है, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, और जब नोटिफिकेशन पहुंचता है तो आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं और चीज़ें आपसे छूटती नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट्स नोट्स, जो भी इम्पोर्टेंट्स वीडियोस, सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता है। और लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कंप्यूटर का दिमाग होता है तो CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी। तो कंप्यूटर का दिमाग यानी मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो देखिए, हमने पहले ही टिक कर दिया CPU पे, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाता है इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स हैं फायरवॉल्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्रोटेक्शन या उपयुक्त सभी। तो इसमें यहाँ पे वायरस हो जाता है, ठीक है ना। ये है फायरवॉल्स और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और वायरस प्रोटेक्शन, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी यानी कि 4 ऑप्शन जो आपका है वो राइट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि कहीं पे उपयुक्त सभी देखा तो ये सरकारी क्वेश्चन समझकर आपने इसी पर टिक कर दिया, यानी सभी को हर चीज़ मुहैया होगी, सभी को मिलेगी, ये सरकारी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। जो ये उपयुक्त सभी या और आ और बा दोनों सही, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा के सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को सिर्फ क्या करने, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। उसमें ऐसा भी हो जाता है कि उपयुक्त सभी ना होकर कोई दूसरा ऑप्शन राइट होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उपयुक्त सभी देखकर उसी पर टिक मार देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। और ये चीज़ मैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तब भी मैं रिपीट करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जो ये आज का क्लास है वो पहली बार कोई देख रहा हो। तो जब पहली बार कोई देख रहा होगा तभी, जब हम हर क्लास में ये चीज़ बताएंगे, हर क्वेश्चन जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस तरह का आएगा तो हम बताएंगे, तभी तो आप उसको समझ पाएंगे ना। उसके बाद चलते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस पर। तो अति लघु उत्तरीय टाइप में हो जाता है नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो लैन, वैन, मैन। इसकी फुल फॉर्म आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अभी देखिए 2022 का पेपर सॉल्व किया था, 23 का, उसमें ये क्वेश्चन था, और अभी देखिए 21 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी ये क्वेश्चन है। यानी मान के चलिए बहुविकल्पी टाइप या अति लघु उत्तरीय टाइप या लघु उत्तरीय टाइप, ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। जब आपको नाम पता होगा, इसका एक्सप्लेन पता होगा तो आप कर पाएंगे। वैसे आप
अगर आपको जो पॉइंट्स हम बताते चलते हैं वो आप समझते हुए चलेंगे तो क्या होगा, अगर आपने बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट किया है यानी उसको तैयार किया है तो आप लघु और अति लघु लिख सकते हैं, और बाकी जब लघु आप तैयार करते हैं तो आप अति लघु और बहुविकल्पी लिख ही लेते हैं, है ना। तो इसलिए जो भी हम पॉइंट्स बताते चलते हैं उनको भी नोट डाउन किया कीजिए आप लोग ज़रूर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कंप्यूटर नेटवर्क कई डिवाइसों का इंटरकनेक्शन है। मुख्य रूप से कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, तो अभी बता चुके हैं, लैन, वैन, मैन। तो इसका हो जाता है लैन को हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन को हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था। तो याहू सर्च इंजन का प्रारंभ 1995 में हुआ था। पैकेज के कितने प्रकार होते हैं, तो डीपीटी पैकेज मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ 4 प्रकार यानी प्रकार पूछे जा रहे हैं, और तो आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है, उनका नेम नहीं पूछे जा रहे हैं, तो मतलब ये आपको सिर्फ 4 प्रकार लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हो जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे आमतौर पर FTP के रूप में जाना जाता है, एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल की जिसका उपयोग इंटरनेट जैसे TCP आधारित नेटवर्क पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है CPU से क्या तात्पर्य है। CPU इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक क्या है, तो हार्डवेयर घटक है जो सर्वर में मुख्य कंप्यूटेशनल इकाई में ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। बिल्कुल ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं अभी इसका एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, तो एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को तथा पता लगाने और एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे आपके देखिए 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी आपके यहाँ पे अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन की तरफ। लाइक सब्सक्राइब करते रहें। डिजिटल कंप्यूटर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपका हो जाता है डिजिटल कंप्यूटर बिखरे हुए आंकड़ों को अंक के रूप में एकत्रित करने, उन पर प्रक्रिया करने वाले कंप्यूटरों को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। बिखरे प्रकार के आंकड़े हमारे प्रतिदिन की क्रियाओं द्वारा अलग अलग समय पर व अलग अलग स्थानों पर उत्पन्न होते हैं। इन्हें अंक के रूप में एक स्थान पर संरक्षित किया जाता है व इनकी प्रक्रिया की जाती है। अंकीय रूपी आंकड़ों पर प्रक्रिया करने वाले कंप्यूटरों को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग विद्यालयों, कार्यालयों, दुकानों आदि में प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद आपको हो जाता है इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाता है इंटरनेट की अन्य सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो ईमेल, जिसका होता है ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल, फुल फॉर्म हो जाती है ना, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है। और ईमेल का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में होता है। जिस प्रकार डाक द्वारा संदेश भेजने के लिए हमें उस व्यक्ति का पता ज्ञात होना चाहिए जहां संदेश भेजना है, ठीक उसी प्रकार ईमेल द्वारा संदेश भेजने हैं तो उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति का ईमेल पता होना चाहिए। भाई जैसे हम लोग किसी को लेटर भेजते हैं तो उसका एड्रेस हमें पता होता है तभी तो हम भेजते हैं ना। पहले लोग क्या करते थे, अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद ही हो गया है, लेकिन हाँ चलन में थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा कमतरी हुई है। क्योंकि अब आज का जो दौर है तो वो क्या होता है, फटाफट से मोबाइल से और इंटरनेट से फटाफट से चीज़ें हो जाती है, संदेश एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, जो खत होते थे यानी कि पत्र होते थे उनको भेजा जाता था, लेकिन जब तक एड्रेस नहीं पता होगा तब तक वो जो आपका लेटर है वो कहाँ पहुँच पाता है ना। तो बस सेम वैसा ही है कि आपको क्या पता होना चाहिए, ईमेल ID पता होनी चाहिए। भाई ईमेल एड्रेस तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप संदेश दूसरे तक पहुँचा पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, यानी यहाँ पे देखी जा रही है। उसके बाद यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ईमेल एड्रेस का प्रारूप निम्न प्रकार होता है। कैसे होता है, तो देखिए यूज़र नेम @ है ना, और जैसे किसी का नाम हो गया @ और इस तरह से आपका हो जाता है .com लगता ही है। यूज़र नेम इंटरनेट पर अकाउंट का नाम कहलाता है, और होस्ट इंटरनेट प्रदाय मशीन का नाम होता है, और सब डोमेन नेम यह संबंधित संगठन का प्रकार निर्धारित करता है। और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कोड, इसके देख सकते हैं संगठन का प्रकार।
तो आपका हो जाता है .com व्यवसायिक, .net नेटवर्क, .gov सरकारी, .edu यानी एजुकेशन EDU CATION तो edu तो शिक्षा, .mail तो सैन्य और .org तो गैर सरकारी संगठन ये हो जाता है। और डोमेन नेम, अब इसको देखिए डोमेन नेम किसको कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कोड थे तो कोड इस तरह से, और डोमेन नेम क्या होता है, यह इंटरनेट सेवा प्रदाय देश का कोड होता है। कैसे .au तो ऑस्ट्रेलिया, .cn तो चीन, .in तो भारत, .je जर्मनी, .jp जापान, .uk ब्रिटेन, .us अमेरिका। इंटरनेट पर मुफ्त ईमेल की सुविधा प्रदान की जाने वाली किस सर्वर अथवा वेबसाइट इस प्रकार है। www.yahoo.com, www.daddyfemale.com, इस तरह से ये सब हो जाते हैं। और टेलनेट यह सुविधा भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर रखे कंप्यूटरों के मध्य संपर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधा के कारण पृथक स्थानों पर रखे कंप्यूटर पर उपलब्ध दस्तावेजों व सॉफ्टवेयर इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हो जाता है क्वेश्चन, किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को समझाएं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को। उदाहरण स्वरूप दिए जा सकते हैं। एंटीवायरस के इंस्टॉलेशन द्वारा समझा जा सकता है अपने कंप्यूटर में फ्री ट्रायल एंटीवायरस स्थापित करने की चरण प्रक्रिया अग्रानुसार है। सर्वप्रथम इंटरनेट की सहायता से एविस्ट फ्री ट्रायल वर्जन को डाउनलोड किया जाता है। आपके सिस्टम में सुरक्षित डाउनलोड किया जाता है। एविस्ट का सेटअप ओपन किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर विंडो ओपन होगी जिससे इंस्टॉलेशन की भाषा सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। यूज़र नेम व लाइसेंस डॉक्यूमेंट संबंधी विंडो प्रदर्शित होगी, उस पर नेक्स्ट क्लिक करें। इंस्टॉलेशन पूर्ण होने पर फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करें। एविस्ट एंटीवायरस आपके सिस्टम में स्थापित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है ISP का पूरा नाम लिखिए, परिभाषित कीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी क्वेश्चन है 2 से 3। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ISP का पूरा नाम लिखिए, लिखकर परिभाषित करना है इसको। तो ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। यदि ऐसी कंपनी जो ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सेवा प्रदान करती है वह ISP कहलाती है। एक ISP अपने ग्राहकों को इंटरनेट सुविधा देने के साथ साथ कुछ दूसरी सुविधाएं जैसे ईमेल एड्रेस तथा वेब स्पेस इत्यादि भी प्रदान करती है। उसके बाद आपका हो जाता है साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध दोनों को समझाएं। यह साइबर सेफ्टी से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। क्योंकि भाई देखिए साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं क्योंकि सभी लोग उससे परिचित हैं। ऐसा तो है नहीं कि छिपा हुआ कुछ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी सेफ्टी किस तरह से की जा सकती है और इसमें अपराध होता किस तरह से है। तो साइबर सुरक्षा से ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा यानी प्रक्रिया को सुरक्षित किया जाता है। भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साइबर सुरक्षा होती है उसमें जब भाई सुरक्षा का मतलब यही है कि उसको सुरक्षित किया जाता है। अब यहाँ पे देख लें वर्तमान में साइबर सुरक्षा की ओर सरकार ने अपना कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है। वह नित्य नए अधिनियमों तथा कानूनों का निर्माण करती जा रही है जिससे कि इस कृत्य को रोका जा सके। साइबर सुरक्षा को और विस्तार रूप में समझने के लिए इसकी जड़ साइबर अपराध को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। भाई आप लोग जानते ही हैं कि साइबर क्राइम कितने होते हैं, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है किसी एयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का वर्णन कीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक का पूछा है तो एक ही का करेंगे। यहाँ पे समझ लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रोजेक्शन डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ स्लाइड शो की तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। पावर पॉइंट चालू करना, पावर पॉइंट निम्नलिखित चरणानुसार शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करें। यहाँ पे देखिए किसी एक प्रेजेंटेशन है ना, तो पावर पॉइंट चालू करना आपने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं पावर पॉइंट विंडो, इसके बारे में समझ लेते हैं। और हालांकि बहुत ज़्यादा लेंथी मत लिखिएगा क्योंकि 1 घंटे में आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको भी आपको करना है। तो इस तरह से
टाइम कम और काम ज़्यादा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम टाइम होता है और बहुत ज़्यादा काम होता है, ऐसा नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपको चलना रहेगा, टाइम आपको डिवाइड करना रहेगा, कितने क्वेश्चन कितने मिनट में करने हैं, फॉर्मेलिटीज़ हमें जो भी कॉपी में फिल करनी होती है वो हमको कितने टाइम में सब करना है। ये सभी चीज़ें जब हम कोई वर्क स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। जब हम योजना बना के कोई वर्क करते हैं तो हमारा वर्क अच्छा होता है, और जब हम बिना योजना के वर्क करते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाती है। जैसे क्या कहते हैं कि जंग लड़ने गए और हथियार धरी पे भूल गए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपकी हार निश्चित होती है। लेकिन जब आप जंग लड़ने गए, उसकी तैयारी आपने पहले से की, हथियार सारे लेके गए, तो जब तैयारी आपने 99 दिन की है और जंग आपको 1 दिन लड़नी है, तो वो तैयारी बेस्ट होती है और आप उस जंग में जीतेंगे ज़रूर। और ऐसा नहीं है कि 1 दिन में जाके आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपका सब कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत करनी होती है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि सुबह और शाम का हम काउंट करें कि सुबह हो गई, शाम हो गई, फिर सुबह हो गई, फिर शाम हो गई, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जिस दिन हमारा एग्ज़ाम हो जाता है और बस यही कह पाते हैं कि हमको टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। जिनके पास बहाने होते हैं वो वर्क नहीं करते, और जो वर्क करते हैं उनके पास बहाने नहीं होते, क्योंकि देखिए सभी को स्ट्रगल करना होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि ऐसा नहीं है कि सभी को 24 ही घंटे मिलते हैं। कुछ लोग 24 ही घंटे में कुछ कर दिखाते हैं और कुछ लोग 24 घंटे में रोते ही रहते हैं कि हमको टाइम ही नहीं मिला, तो हम वर्क क्या करें, है ना। तो चलिए ये चीज़ें तो खैर ये हो गई कि आप लोगों को किस तरह से डिवाइड करना है, किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से तैयारी करनी है। बाकी हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे आपका हो जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर सेव, अंडू, रिपीट कुछ कार्य अंडू करते ही वह बटन रीडू बटन स्वतः परिवर्तित हो जाता है। और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बटन यानी कम बटन प्रदर्शित होता है। प्रोग्राम विंडो कंट्रोल, इस पर दिए गए प्रत्येक आइकॉन्स प्रोग्राम विंडो को मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज तथा बंद करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इतना आपका काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है एक्सेल 2007 में नई रिक्त बुक कैसे बनानी चाहिए। तो इसमें हो जाता है एक्सेल, सबसे पहले क्या करें, एक्सेल खोलें, ठीक है। उसके बाद क्या करें, रिक्त कार्य पुस्तिका चुनें, भाई चुनना तो रहेगा आपको, है ना। फिर क्या करेंगे, Ctrl+N दबाएं और टाइप करना शुरू कर दें। तो ये आपका हो जाता है क्या है, एक्सेल 2007 में नई रिक्त बुक कैसे बनानी चाहिए। इसका आंसर आपका ये हो जाता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ये पेपर भी सॉल्व हो चुका है 2021 का। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होगी, पेपर सॉल्व करके अच्छा लगा होगा और आपको पता है कि ये आपको बेनिफिट तो देगा ही देगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।